नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमएचई 5 ब्लॉक थर्ड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। इसे लिखा था एसटी कॉलरिज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एंड ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है यानी कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने अपनी पोइटिक थ्योरी दी है। तो ये बुक पब्लिश हुई थी 1817 में एंड इसकी 2 वॉल्यूम है जो कि 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एंड कॉलरिज ने पहले इस वर्क का टाइटल सोचा था ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, लेकिन बाद में इन्होंने इसको चेंज कर बायोग्राफिया लिटरेरिया कर दिया। हालांकि इस बुक में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लीनियर नहीं है। मीन्स कि जैसे कोई ऑटोबायोग्राफी जो है वो सीक्वेंस में चलती है। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर वो कुछ सालों बाद केजी में गया, फिर नर्सरी में गया, फिर फर्स्ट पढ़ा, फिर सेकंड पढ़ा। तो इस तरह से जो भी इवेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। जो डिटेल होती है वो सीक्वेंस में चलती है, मतलब कि वो लीनियर ऑटोबायोग्राफी होती है जिनमें चीज़ें जो है वो सीक्वेंस वाइज दिखाई जाती हैं। लेकिन ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया ये जो वर्क है कॉलरिज का, इन्होंने अपनी लाइफ की डिटेल जो है वो इस वर्क में सीक्वेंस में नहीं दी है। तो इनका ये जो वर्क है ये नॉन लीनियर है। एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया रिटन इन मेडिटेटिव नरेटिव फॉर्म। तो मेडिटेटिव का मतलब होता है मिडल से स्टार्ट होना। मीन्स की ऑटोबायोग्राफिकल की जो डिटेल है वो ज़्यादातर बचपन से स्टार्ट होती है, मिडल एज से शुरू नहीं होती है। लेकिन ये जो आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया है इसमें कॉलरिज ने अपनी लाइफ के जो इवेंट्स है, अपनी लाइफ की जो जर्नी है वो बचपन से नहीं बताई है, बल्कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट की है इनके कॉलेज टाइम से। इसीलिए बायोग्राफिया लिटरेरिया की जो नरेटिव फॉर्म है वो मेडिटेटिव है। एसटी कॉलरिज ने बताया है कि 1781 में उन्हें क्राइस्ट हॉस्पिटल नामक एक स्कूल है लंदन में, वहाँ पर उन्हें भेजा गया था पढ़ने के लिए। तो लंदन में वो किसी को भी नहीं जानते थे, उनके सिर्फ एक ही अंकल थे जो उनके नोन थे। एंड कॉलरिज बताता है कि उनके जो अंकल थे वो उनको बाज वगैरह लेकर जाते थे, जहाँ पर वो धीरे धीरे शराब पीने लगे एंड वो अल्कोहलिक हो गए। एंड कॉलरिज जब स्कूल में पढ़ते थे, ये जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इन्होंने नोटिस किया कि एक बच्चा जो है उसकी जो भी पूरी स्किल्स होती हैं, जो कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो एक स्कूल के चार दीवारी के अंदर जो है पॉसिबल नहीं है। बच्चे को जो है एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए, उनको नेचुरली नेचर से सीखने के लिए छूट देनी चाहिए। एंड कॉलरिज के मल्टीपल एम्स थे, ये डॉक्टर फिलोसफर बनना चाहते थे, बट फाइनली इनका इंटरेस्ट फिर लिटरेचर में बढ़ा। एंड 1791 में ये कैम्ब्रिज चले गए थे पढ़ने के लिए। And Samuel Taylor Coleridge intended Biographia Literaria to be a short preface to a collection of his poems, Sibylline Leaves 1817. However, it quickly expanded into a two-volume autobiography mixing memoir, philosophy, reason and literary theory. मीन्स की कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया को इनकी पोइट्री कलेक्शन सिबिलाइन लीव्स के लिए एक शॉर्ट प्रीफेस की तरह लिखना चाहते थे, एक इंट्रोडक्शन की तरह लिखना चाहते थे। जैसे कि लिरिकल बैलेड्स पोइट्री कलेक्शन का प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी थी। तो लिरिकल बैलेड्स में हालांकि कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिखा था, उसमें से 19 पोइम्स वर्ड्सवर्थ की थी एंड 4 जो थी वो कॉलरिज की थी। लेकिन जैसा कि लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ की ज़्यादा पोइम्स थी तो उसका प्रीफेस लिखने का मौका भी फिर वर्ड्सवर्थ को मिला था। तो वैसे ही वर्ड्सवर्थ के जैसे ही जो कॉलरिज है वो बायोग्राफिया लिटरेरिया को उनकी पोइट्री कलेक्शन सिबिलाइन लीव्स के लिए एज प्रीफेस लिखना चाहते थे। बट लिखते लिखते इनका ये जो प्रीफेस था बायोग्राफिया लिटरेरिया बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। इन्होंने इसके 2 वॉल्यूम लिख दिए एंड इसमें इन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेरी थ्योरी वगैरह जो है इंक्लूड कर दी। फिर ये प्रीफेस नहीं रहा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका था। तो फिर बाद में बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो कॉलरिज की ऑटोबायोग्राफी डिक्लेयर हुई। एंड हाँ, एक और बात, किसी ने अगर विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स पर वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। किसी ने देखना होगा तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज डिस्क्राइब बायोग्राफिया लिटरेरिया एज एन इमेथोडिकल मिसैलिनी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियंस। मतलब कि यहाँ पर कॉलरिज बोल रहे हैं कि उनका ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये इमेथोडिकल मिसैलिनी है उनके लाइफ एंड उनके ओपिनियंस का। तो इमेथोडिकल का मतलब होता है कि इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये एक रैंडमली लिखा गया एक पीस है। एंड मिसैलिनी का मतलब होता है मिश्रण, यानी कि कॉलरिज ने अपनी इस बायोग्राफिया लिटरेरिया में बिना किसी मेथड का यूज किए हुए अपनी लाइफ एंड ओपिनियंस को एक तरह से मिश्रित किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है।
मतलब कि मिक्स किया हुआ है। एंड ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये इन्होंने बहुत ही रैंडमली लिखा था, ये प्री डिसाइडेड नहीं था कि ये क्या क्या लिखने वाले हैं। तभी ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया जिससे ये एज प्रीफेस लिखना चाहते थे वो इतना ज़्यादा लेंथी हो गया था लिखते लिखते कि वो ऑटोबायोग्राफी बन गई थी। तो अगर प्री डिसाइडेड होता तो इनको पता होता कि इनका ये जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाला है, तो इसीलिए ये जो वर्क था ये प्री डिसाइडेड नहीं था। जो भी इन्होंने लिखा था वो रैंडमली ये लिखते चले गए थे। एंड 1906 में एक ग्रेट पोएट थे जिनका नाम था अर्थुस साइमंस, जिन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया को ग्रेटेस्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश माना है। एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया कैन बी रीड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसेप्शन ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक क्रिएशन। मीन्स की बायोग्राफिया लिटरेरिया को वर्ड्सवर्थ के जो पोइट्री को लेकर व्यूज थे, पोइटिक क्रिएशन को लेकर व्यूज थे, उनके क्रिटिसिज्म के रूप में भी रीड किया जा सकता है। बिकॉज जो कॉलरिज थे उनके पोइटिक थॉट्स जो है वर्ड्सवर्थ के पोइटिक थॉट्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने आप ही क्रिटिसाइज हो गए हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में। हालांकि कॉलरिज ने ये जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन इन दोनों के थॉट्स में डिफरेंस है, इसी वजह से ऑटोमेटिकली जो वर्ड्सवर्थ है वो क्रिटिसाइज हो गए हैं इसमें। ओके, तो देख लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के पोइटिक आइडियाज किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ मान रहे हैं कि जो पोइट्री है वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है फीलिंग्स का, मतलब कि आप किसी चीज़ को देखकर जो है आपके अंदर एक तरह से पावरफुल फीलिंग्स अराइज होंगी कि आपने जो है पोइट्री लिखनी है। तो इनका मानना है कि जो पोइट्री है वो नेचुरल होती है। एंड इनके अकॉर्डिंग पोइट्री लिखने के लिए जो इमोशन पैदा होते हैं वो आपके ट्रैंक्विलिटी में आते हैं। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट में आते हैं। मीन्स की एक तरह से वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो नेचुरल होती है एंड पोइटिक क्रिएशन एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो कॉलरिज है उनका मानना डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज पोइट्री इज नेवर नेचुरल, इट इज ऑलवेज आर्टिफिशियल एज इट्स क्रिएशन इज वॉलंटरी कैरिड आउट बाय पोइट। मीन्स कि यहाँ पर कॉलरिज कह रहे हैं कि जो पोइट्री होती है वो कभी भी नेचुरल नहीं होती है एंड पोइट्री एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। बिकॉज कॉलरिज का मानना है कि जब भी कोई पोइट्री क्रिएट की जाती है तो उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि टाइमिंग होगी, लेंथ हो गई, मीटर हो गया, स्टेंजा हो गया, डिक्शन हो गया। हर चीज़ को ध्यान में रखने के बाद, बार बार डीपली सोचने के बाद एंड पोइट्री के अननेसेसरी एलिमेंट्स को फिल्टर करने के बाद जो एक पोइट्री कंपोज की जाती है। तो एक तरह से जो पोइट्री लिखना है वो एक वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी होता है जो इंसान के कंट्रोल में होता है, इंसान जो है पूरी तरह से चीज़ों को सोच विचार करके जो है पोइट्री क्रिएट करता है। एंड बार बार लिखने से पहले भी वो उसको बार बार जो है पहले पढ़ेगा एंड जब उसे लगेगा कि पोइट्री अब बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद उसको जो है कंपोज किया जाता है एंड पब्लिश करवाया जाता है। तो कॉलरिज का मानना है कि जब इतनी कुछ बातों को ध्यान में रखने के बाद हम पोएम को कंपोज करते हैं तो पोएम नेचुरल कहाँ से हुई, पोएम तो आर्टिफिशियल हुई। एंड वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए, रस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे कोई भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। एंड पोइट्री की लैंग्वेज में कोई भी डिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ताकि इंसान को उसके अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड उसे आसानी से एंजॉय कर सके। लेकिन जो आपके कॉलरिज हैं उनके विचार अगेन यहाँ पर अपोजिट थे। कॉलरिज ने बताया कि पोइट्री में अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोइट्री के वर्ड्स में हिडन मीनिंग होना ज़रूरी है, पोइट्री में स्ट्रिक्ट डिक्शन होना ज़रूरी है एंड पोइट्री में आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए, ना कि कॉमन। क्योंकि कॉलरिज का मानना था कि अगर पोइट्री में कॉमन लैंग्वेज ही यूज़ की गई तो पोइट्री में स्पेशल क्या रहा जो पोइट्री को डिफ्रेंशिएट करेगा किसी स्टोरी या किसी ऐसे से। तो इसीलिए मानते थे कि पोइट्री जो है कुछ डिफरेंट होती है तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। And according to Coleridge, the poetic language is a work of artifice which is specially crafted, hence it should not lose its poetic quality. Means कि Coleridge के अकॉर्डिंग जो पोइम की लैंग्वेज होती है, जो पोइटिक लैंग्वेज होती है वो एक तरह से शिल्प कला होती है, एक आर्टिफिस होता है, यानी कि एक ट्रिकी क्लेवर लैंग्वेज होती है जिसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशली जो है क्राफ्ट किया जाता है। एंड जब इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है तभी जो पोइटिक क्वालिटी होती है पोएम की वो लूज नहीं होती है। मीन्स कि कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर पोइट्री है तो उसमें पोइटिक क्वालिटीज तो होनी चाहिए, उसमें अगर कॉमन लैंग्वेज यूज की जाएंगी तो पोइटिक क्वालिटीज के बिना कोई पोएम जो है पोएम नहीं कहलाएगी। कॉलेज के अकॉर्डिंग जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी पोएम में ऑर्डिनरी चीजों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में दिखाते हैं। ऑर्डिनरी होता है जो कॉमन चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट में कॉमनली पाई जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जो कॉमन नहीं होता है, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो बियॉन्ड रियलिटी होते हैं, जैसे मैजिक हो गया, घोस्ट हो गया, वैम्पायर्स हो गया, एक्सेट्रा। तो कॉलरिज का मानना है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो ऑर्डिनरी चीजों को भी अपनी इमेजिनेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में प्रदर्शित करते हैं अपनी पोएम्स के थ्रू। एंड कॉलरिज जो है वो अपोजिट है, उनका मानना है
कि वो अपनी पोएम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को भी ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कॉलरिज बता रहे हैं कि उनकी पोइट्रीज के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सुपर नेचुरल होते हैं, बियॉन्ड रियलिटी और रोमांटिक होते हैं, बट उन्होंने उन्हें इस तरह से पोर्ट्रे किया होता है अपनी पोएम्स में कि रीडर्स को पता है कि वो सुपर नेचुरल है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी वो कुछ टाइम के लिए रियलिटी को भूलकर, लॉजिक्स को भूलकर उन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर बिलीव करने लग जाएंगे। तो इससे जो है सैम्बलेंस ऑफ डिसबिलीफ माना गया है, यानी कि अविश्वास की झलक माना है। मीन्स कि आपको विश्वास नहीं है बट कुछ टाइम के लिए फिर भी आप अविश्वास पर विश्वास करेंगे, वो हुआ सैम्बलेंस ऑफ डिसबिलीफ। एंड अकॉर्डिंग टू कॉलरिज जो उनकी पोइट्री में सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स होते हैं वो सैम्बलेंस ऑफ डिसबिलीफ को स्प्रेड करते हैं। ओके, तो कॉलरिज जो है उन्होंने इमेजिनेशन एंड फैंसी में डिफरेंस बताया है। तो पहले हम जान लेते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज पावर ऑफ माइंड और क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। मतलब कि इमेजिनेशन माइंड की एक पावर है, माइंड की क्रिएटिविटी है, बिकॉज एक तरह से ये इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिविटी का सोर्स होता है। इंसान जो है वो कोई भी चीज़ इमेजिन करेगा, उसके बाद उसके माइंड में कोई अच्छे से आइडियाज़ आएंगे, उसके बाद वो चीज़ को क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसको क्रिएटिविटी ऑफ माइंड माना जाता है। एंड इमेजिनेशन इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम नेचर एंड इमेजिनेशन कैन बी बियॉन्ड रियलिटी। यानी कि इमेजिनेशन जो है वो बियॉन्ड रियलिटी होती है। मतलब कि जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसके बारे में भी आप इमेजिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन रियलिटी बेस्ड नहीं होती है, रियलिटी बेस्ड भी होती हैं एंड बियॉन्ड रियलिटी भी आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, तो इमेजिनेशन भी कॉलरिज ने दो तरह की बताई हैं। एक है प्राइमरी इमेजिनेशन एंड एक है सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है। ओके, तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो पैसिव होती है एंड ये इनवॉलेंट्री एक्ट है। मतलब कि ये ऐसी इमेजिनेशन है जो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली होती है, जिस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम अपने माइंड में क्या इमेजिन करने वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे, उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉलेंट्री एक्ट होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो फूड डाइजेशन प्रोसेस है, जो हार्ट बीटिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं वो नेचुरली होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो वैसे ही प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती है, ये अपने आप आपके माइंड में चलती है। And primary imagination is common to all human. It enables us to perceive and make sense of the world. यानी कि ये जो आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन है ये यूनिवर्सल होती है, ये कॉमन है, ये सब में पाई जाती है। मीन्स इट इज़ पोजेस्ड बाय ऑल। मीन्स कि हम सब में प्राइमरी इमेजिनेशन है एंड प्राइमरी इमेजिनेशन से ही हम वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उनकी सेंस को ले पाते हैं, उनकी सेंस हम निकाल पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज रिलेटेड जो इमेजिनेशन है वो हर इंसान करता है कि उसका पार्टनर कैसा होगा, वो कब मैरिज करेगा, उसमें उसके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। तो आप सबको पता होगा कि ये जो मैरिज रिलेटेड इमेजिनेशन है ये हर इंसान करता है ऑलमोस्ट। जैसे कि करियर रिलेटेड हो गया कि हम ये करेंगे, हमारा ये एम है, हम इस तरह की जॉब जो है करेंगे, तो ये करियर रिलेटेड इमेजिनेशन भी हर इंसान करता है। तो वो ही प्राइमरी इमेजिनेशन जो हर इंसान में कॉमन होती है। उसके बाद है प्राइमरी इमेजिनेशन इज सोर्स ऑफ ऑल एनिमेट प्रोसेस। यानी कि हमारे माइंड में जो भी एनिमेशंस चलती हैं वो सब प्राइमरी इमेजिनेशन से क्रिएट होती हैं। ब्रेन में चलने वाली एनिमेशन का सोर्स जो है वो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है एंड हर नॉर्मल इंसान में ये इमेजिनेशन होती है एंड ये एफर्टलेस इमेजिनेशन होती है। एनिमेट पावर का मतलब हो गया ह्यूमन माइंड की वो पावर जिसमें हम किसी चीज़ को जो है इमेजिनेशन में विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्नेक को विजुअलाइज कर लिया या किसी ट्री को विजुअलाइज कर लिया या मैंगो को विजुअलाइज कर लिया, तो वो होती है एनिमेट पावर हमारे माइंड की। तो वो जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये एक तरह का सोर्स है एनिमेट पावर का। इमेजिनेशन से हम चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं। ओके, तो अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो एक्टिव होती है एंड ये वॉलेंट्री एक्ट इसमें आते हैं। जैसे कि वॉलेंट्री एक्ट का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे कॉन्शियसनेस में होते हैं, जो हम खुद इमेजिन करते हैं पूरी कॉन्शियसनेस में, वो होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। इसमें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके उस पर डीपली जो है एफर्ट लगाकर इमेजिन किया जाता है। एंड प्राइमरी इमेजिनेशन गवर्न सेकेंडरी इमेजिनेशन। यानी कि जो आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन है उसको रॉ मटेरियल प्राइमरी इमेजिनेशन से ही मिलता है एंड उस रॉ मटेरियल को एफर्ट लगाकर, यानी कि उस रॉ मटेरियल को ही शेप देकर हम सेकेंडरी इमेजिनेशन करते हैं। मतलब कि प्राइमरी इमेजिनेशन में हमारी जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो आती हैं, फिर उन्हीं चीज़ों की हेल्प से हम सेकेंडरी इमेजिनेशन करते हैं।
एक आर्टिस्ट के माइंड की पावर होती है। इस इमेजिनेशन को आर्टिस्ट ही कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल इंसान जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा। जो आपका आर्टिस्ट होगा वही इस इमेजिनेशन को करता है। जैसे कोई पोइट हो गया, कोई राइटर हो गया, कोई पेंटर हो गया, कोई कारपेंटर हो गया, वो सेकेंडरी इमेजिनेशन करते हैं। एंड इस इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड हार्डवर्क लगता है। एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन इज आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड रूट ऑफ ऑल पोइटिक एक्टिविटी। यानी कि सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो एसोसिएटेड होती है आपकी क्रिएटिविटी के साथ। एक तरह से सेकेंडरी इमेजिनेशन में हम शेप देते हैं चीज़ों को, मतलब कि हमारी माइंड में जो कंटेंट होगा उनको हम शेप देंगे। एंड एक पोइट जो है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन करता है। एंड इसीलिए कहा है कि ये जो इमेजिनेशन है ये रूट है हर तरह की पोइटिक एक्टिविटी की। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये नॉर्मल पर्सन में नहीं होगी, ये होगी आपके आर्टिस्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई झील देखते हो तो नॉर्मल पर्सन जो है वो झील को एज झील ही इमेजिन करेगा, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है वो झील की इनर ब्यूटी पर फोकस करेगा। वो उस झील पर जो है कोई पोएम लिख देगा, उस मतलब झील को जो है वो अलग अलग तरह से जो है इमेजिन करेगा। ये होती है एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन की, वो झील को डिफरेंट तरह से इमेजिन करेगा जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। ओके तो ये था सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैंसी। फैंसी जो है वो इमेजिनेशन से इंफीरियर होती है, यानी कि इमेजिनेशन ज़्यादा सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू फैंसी। एंड इट इज़ मोड ऑफ मेमोरी, मतलब कि फैंसी जो है वो आपकी एक तरह से मेमोरी की तरह है, यानी कि आपकी एक यादाश्त की तरह है। फैंसी इज़ नॉट क्रिएटिव पावर एट ऑल, मतलब कि फैंसी में कोई भी क्रिएटिव पावर नहीं होती है। जैसे कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो क्रिएटिविटी बेस्ड होती है, फैंसी आपकी क्रिएटिव नहीं होती है। And it randomly brings together images, and even when brought together they continue to retain their separate and individual properties। मतलब कि फैंसी में क्या होता है, जो ह्यूमन माइंड है वो रैंडम चीज़ों को, रैंडम पिक्चर्स को, रैंडम इमेजेस को एक साथ लाएगा। एंड इसमें वो एक साथ चीज़ों को इकट्ठा तो करता है। जैसे कोई आपका मैकेनिकल रिएक्शन होता है, उसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स तो होते हैं, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते हैं। उसी तरह से ये जो आपकी इमेजेस होती हैं ये आपस में मिक्स तो होंगी, लेकिन ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज नहीं करेंगी। फैंसी में जो ह्यूमन माइंड है वो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता है, कोई भी कलरिंग नहीं करता है, मतलब कि अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं देगा। फैंसी ओनली कंबाइंस वट इज परसीव्ड बट इमेजिनेशन फ्यूजेस एंड ट्रांसफॉर्म। मीन्स कि फैंसी में ह्यूमन माइंड में जो परसेप्शंस होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं बट कुछ नया नहीं बनता है, जबकि इमेजिनेशन में कुछ नया क्रिएट होता है। जैसे पोएम क्रिएट हो गई, कोई पेंटिंग क्रिएट हो गई। तो एक तरह से देखा जाए जो फैंसी होती है वो आपकी एक तरह से मेमोरी की तरह होती है। आपने कोई चीज़ देखी है वो आपके माइंड में स्टोर है, जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी। इवन 17th सेंचुरी तक इमेजिनेशन एंड फैंसी को एज सिनोनिम सेंस में यूज किया जाता था, बट फिर 18th सेंचुरी तक इमेजिनेशन को सुपीरियर टर्म माना गया एंड फैंसी को थोड़ा सा इंफीरियर। ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉलरिज ने पोइट्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो सबसे पहले है कंपोजिशन इन वर्स, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री होती है वो वर्स में कंपोज होती है। एंड सेकंड है यूज ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स, मीटर, मेटाफॉर्स एंड राइमिंग क्वालिटीज। मीन्स कि इनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है उनमें लिटरेरी टेक्निक्स होती हैं, उनमें मीटर होता है, उनमें मेटाफॉर्स इंक्लूड होते हैं, उनमें राइमिंग क्वालिटीज होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड इनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, ह्यूमन आइडियाज होते हैं, एंड पोइट्री में इमोशंस भी होते हैं। एंड रीडिंग शुड बी प्लेजरेबल एज वेल एज नॉलेजेबल, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है उसकी जो रीडिंग है, जो रीडर है उनके लिए वो प्लेजरेबल भी होनी चाहिए एंड उनके लिए वो नॉलेजेबल भी होनी चाहिए, मतलब उनको नॉलेज भी कन्वे करने वाली होनी चाहिए पोइट्री। एंड पोइट्री शुड बी हाईली इमेजिनेटिव, मीन्स की पोइट्री कंपोज करने के लिए पोइट्री में इमेजिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाईली इमेजिनेटिव होनी चाहिए ताकि जो रीडर है वो भी उस इमेजिनेशन के इसेंस को ले पाए। एंड इनके अकॉर्डिंग जो इमेजिनेशन है वो पोइट्री की सोल होती है। एंड पोइट्री शुड बी ड्रीम लाइक और विजनरी क्वालिटी, मतलब कि पोइट्री इस तरह से होनी चाहिए कि जो रीडर है उनको लगे कि जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं या किसी अलग वर्ल्ड में चल गए हैं। एंड पोइट्री में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो आपके रीडर्स हैं वो पोइट्री के इवेंट्स को, जो भी उसके अंदर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको विजुअलाइज कर पाएं। ओके तो यही था कॉलरिज की बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।